मोदी सरकार से इतनी चिढ़ के 5 साल पहले वो टारगेट अचीव कर रहे हैं तहसील 20% इथेनॉल वाला। आपकी गाड़ी की लगे उनका बेटा आगे बढ़े, यही तो चल रहा है इस देश में। लेकिन बेटा के बढ़ने के साथ साथ कई चीजें कही जा रही है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या आप जानते हो एथेनॉल की सारी फैक्ट्री जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी उसको रेड जोन में देते हैं, मेंटेनेंस बढ़ रहा है, एवरेज कम हो रहा है, पर्यावरण पे उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? गडकरी साहब को आपने चैलेंज किया। नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कह रहे एक केस ले आओ, एक मैं हजारों केस ले जा सकता हूँ जेन्युइन लोगों के। अब वो मुझे मेरे चैलेंज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं फ्राइडे के दिन उनके वहां भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। फिर कंपनी के मालिक जितने भी हैं ट्विटर पे लिखते हैं सब ठीक है। अगर एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता है, आपने गाड़ी चेंज क्यों किया? तब आप झूठ बोल रहे हैं, आज आप झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं चलता। डिमांड क्या है? आप अब तो रोल आउट हो गया है, आपको डलवाना ही पड़ेगा। लोग बियर करें, राष्ट्र निर्माण में इतना कष्ट नहीं है। राष्ट्र निर्माण में हम झेले, इनके बच्चे करोड़पति हो, अरबपति हो, ये विदेश जाए अपने हॉलीडेज के लिए, मैकेनिक की गैराज में जाए, क्या मजाक लगा कर रखा है? क्या आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी है? नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पावर के इक्वेशंस अगर आपको गढ़ने हैं, अगर आपको बुनने हैं, तो आपको चलना पड़ेगा। चलने के लिए आप पैदल भी चल सकते हैं और गाड़ियों में भी चल सकते हैं, लेकिन गाड़ियों में चलना अब थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है। हालांकि सरकार का ये दावा था, नितिन गडकरी साहब जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका ये दावा था कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल और फ्यूल जो है वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन आप तो मेरे हिसाब से 100 रुपये चुका ही रहे होंगे, मैं तो चुका ही रहा हूँ, तो महंगा भी होगा पावर के इक्वेशन को गढ़ना और बुनना। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में आप अलग अलग नीतियों को देखेंगे तो वो ड्यू टाइम पे पूरी होती नहीं है। एक नीति ऐसी है जो 5 साल पहले मोदी सरकार ने अचीव कर लिया है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड नेशन को आप देखेंगे तो वो 10%, 15% तक गए हैं, 5%, 10% तक बल्कि, और हम लोग E20 20% तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो छलांग बहुत बड़ी है, क्रेडिट देना चाहिए, हम लोग को प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने वाले लोगों में सबसे मजबूत, सबसे बड़ा नाम जो फिलहाल दिख रहा है वो तहसीन पूनावाला जी का। तो हमने कहा कि भाई मोदी सरकार से इतनी चिढ़ के 5 साल पहले वो टारगेट अचीव कर रहे हैं तहसीन E20 20% इथेनॉल वाला, तो तारीफ करनी चाहिए ना। 5% पहले कोई अचीव कर रही है सरकार टारगेट को, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनकी मैं पूरी तरह से तारीफ कर रहा हूँ। जिस तरह से बेटा बढ़ाओ योजना को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है आपकी गाड़ी की लगाओ योजना के साथ, तो बिल्कुल उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी की लगे, उनका बेटा आगे बढ़े, यही तो चल रहा है इस देश में। ठीक है ना, किसी का बेटा BCCI का बन जाता है, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चला जाता है। लेकिन बेटा के बढ़ने के साथ साथ कई चीज़ें कही जा रही हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न नेशन जो है वो भी तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ही रहे हैं। हमारा जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के लिए, वो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और वॉर के बीच में हमने देखा भी डिपेंडेंस के कारण कितनी दिक्कतें हो सकती थी। तो ये सब चीज़ें भी तो हैं, या केवल एक चीज़ को फोकस किया जा रहा है? नहीं, कोई एक चीज़ को नहीं, एक एक चीज़ को हम सीरियसली अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले अगर वॉर के समय डिपेंडेंस की बात है या किसी और चीज़ के लिए, उसके लिए आप बनाते हो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। पिछले 10 साल में चाइना ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल का अपने लिए बनाया। जापान के अंदर ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अमेरिका इज़ द सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत का है, जबकि जो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व वर्तमान में भारत के साथ है, जो वो बने स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हमारी एक PSU बनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बनवाई थी। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। सेकेंड फेज का क्या हुआ? तो आप वो कीजिए ना। सेकेंड चीज़, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर रहे? जो मोदी जी का एक सपना था 2016 में, उन्होंने कहा आसाम के वक्त, मैं निकोबार की बात नहीं कर रहा, आसाम की बात, वहाँ तो कर लीजिए, वहाँ निकोबार उनको जाने, पर वो चलो अलग विषय है, वहाँ पर नहीं जाते, तो वो आपको नहीं करना। सेकेंड इनका है फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व बचता है, उसका कोई तो प्रमाण रखे, कोई तो उसका डेटा दे। डेटा ये वन साइडेड डेटा है। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। कॉर्न और कॉर्न के बाई प्रोडक्ट्स में भारत सरप्लस था और उसको एक्सपोर्ट करता था। जब 6 फरवरी को भारत और अमेरिका का ट्रेड डील का व्हाइट हाउस का लेटर बाहर आता है, उसके अंदर प्रेस रिलीज में व्हाइट हाउस कहता है भारत अमेरिका के कॉर्न का बाई प्रोडक्ट DDGS, जो पशुओं का आहार है, लाइफ स्टॉक फीड है, उसको इंपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली फार्मर्स थोड़े से स्टंड हो गए, और अमेरिकन कॉर्न GMO कॉर्न है। जब पीयूष गोयल जी को अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भारत इस प्रोडक्ट को क्यों इंपोर्ट करेगा जिस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करता था, वो कहते कि इसमें शॉर्टेज है। शॉर्टेज के बाद पता चला कि कॉर्न, मक्के को
जो 2017-18 में 0% एथेनॉल में जा रहा था, आज 45% जाता है एथेनॉल में। तो आप ही शॉर्टेज करते हो। अब आप मुझे बताइए, आप मुझसे थोड़ा सेंसिबल है, जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे, उसी चीज़ को आप इंपोर्ट करते डॉलर खर्च करोगे, आपका फॉरेन रिजर्व बचेगा, उठेगा। अगर फॉरेन रिजर्व बचता है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ बताइए हमें। थर्ड, पोल्यूशन। क्या आप जानते हो एथेनॉल की सारी फैक्ट्रियाँ रेड जोन में आती है? सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसको रेड जोन में देते हैं एज स्टील एंड सीमेंट फैक्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि उन फैक्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, उसमें 10,000 लीटर तक पानी जाता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। फिर तो आप इसको पोल्यूशन के लिए कह रहे हो? जितना एनर्जी खर्च होता है एथेनॉल बनाने के लिए, क्या उतना एनर्जी एथेनॉल बचा रहा है? उसकी क्या कोई सर्वे हुई है? कोई स्टडी की हो आपने? कोई स्टडी research की हो? जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सिंपल में कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए जितना पेट्रोल, साधारण पेट्रोल खर्च होता है, एथेनॉल वाले 20% पेट्रोल से ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसका एवरेज कम होता है, एनर्जी डेंसिटी कम है क्योंकि एथेनॉल की। बिल्कुल सही। तो ये जो 80% पेट्रोल खर्च हो रहा है, इट इज़ मोर देन 100%। तो मान लो आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है। अब एथेनॉल वाले में आपका सादा पेट्रोल 1.2 और एथेनॉल 20% है, बिकॉज आपका एवरेज उतना गिर गया। ये लोग उसको डिनाई कर रहे हैं क्योंकि ये लैब टेस्ट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करे, हालांकि वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी किया गया है या नहीं किया गया ये भी नहीं पता है। नहीं, मुझे ARAI पे भरोसा है, वो क्यों करेंगे ऐसा। हालांकि अब जो गाड़ियों की कंपनी का रवैया रहा है, जिस तरह से झूठ बोला है, वो भी भरोसा टूट रहा है। कि फिलहाल मैं मानता हूं कि ये टेस्ट प्रोफेशनल्स करते, वो क्यों गलत करेंगे, बट वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आज आपके पास आने को मुझे डिले हो गया क्योंकि इतना ट्रैफिक। एग्जैक्टली, मैप आपको 40 मिनट दिखा रहा होगा, लेकिन फिर 1 घंटे में आप पहुंचे। मैं पहुंचा 1 घंटे में, 40 मिनट। बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग थी, उसके अंदर कहीं रास्ते में कोई काम चल रहा था। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और रियल वर्ल्ड एवरेज अलग होता है। ठीक बात है। स्टडीज़ बेशक कह रही हूँ कि 2% से 3% का रिडक्शन हो रहा है माइलेज में, लेकिन जब मैं अपने जानने पहचानने वालों से, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ या अपनी गाड़ी को देख रहा हूँ, तो 2-2 लीटर पर किलोमीटर का जो रिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट है और दिख रहा है, वो ईजिली दिख रहा है। और देखिए ये 2-3% भी एक्सपर्ट चला रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड वेदर में, एक ही वेदर के अंदर एक स्पीड पे गियर आप चेंज इतना नहीं कर रहे हो, या आप वही स्पीड पे चला रहे हो। हमारे रियल वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, ये कम से कम 12-15% ड्रॉप है। अगर आदरणीय नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कह रहे कि ये समस्या नहीं, आप और मैं जब गाड़ी खरीदते और एक साधारण भारत के व्यक्ति गाड़ी खरीदता, माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Exactly. आज भी जब आप गाड़ी खरीदते, देखिए गाड़ी एक दूसरी सबसे महंगी चीज़ एक व्यक्ति खरीदता, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, और आज भी गाड़ी खरीदना एक खुशी का माहौल होता है, लग्जरी है, लग्जरी और खुशी का माहौल है। आप 10 लोगों से बातचीत करते, परिवार में इस पर चर्चा होती है, एक साधारण परिवार की मैं बात करता हूँ, आप 4 गाड़ियों को टेस्ट करते, रिव्यू लेते, दोस्तों से बात करते। ये आपके लिए अब बन गया है स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि बेटा बढ़ाओ आगे, बेटा को बढ़ाना है, दूसरों को स्ट्रेस देना है, ये कब तक चलेगा? लेकिन मंत्रियों के बेटे को आगे बढ़ाना है, आपके बेटे की सारी सेविंग और सारा पैसा जो है उस गाड़ी में ही लग जाए, क्योंकि गाड़ी खरीदते वक्त जो 2 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं तहसील, मेरे हिसाब से, और कॉमन इंडियंस जो देखते हैं वो देखते हैं माइलेज कितना मिल रहा है भाई, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कम हो रहा है। यहाँ तो पता पड़ रहा है कि जो आपका फ्यूल पंप है उसमें दिक्कत आ सकती है, कोरोजन हो सकता है क्योंकि वो हाइग्रोफोबिक होता है। तो आपने ये सारे फैक्टर्स तो नलिफाई कर ही दिए। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, पेट्रोल वाली जो चीज़ है वो तो पेट्रोलियम मिनिस्टर के डोमेन में आनी चाहिए। नितिन गडकरी साहब इतने वोकल क्यों दिख रहे हैं? मैं फिर वही कह रहा हूँ, अपना बेटे का बिजनेस आगे बढ़ाना है, मैं करप्शन नहीं कह रहा हूँ, बट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनके दोनों बेटे एथेनॉल के धंधे में, अपना बेटा बढ़ाओ योजना चला रहे और हम पे एथेनॉल ठोप रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या अधिकार है उनको इन चीज़ों पे बात करने का? और ये अब एक नैरेटिव वे चला रहे कि ऑयल लॉबी से हम लोगों ने पैसा लिया। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ऑनेस्टली मेरी ईडी से जांच सार्वजनिक कराए, मेरे अकाउंट्स के फॉरेंसिक जांच कराए और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। अगर ऑयल लॉबी के किसी भी व्यक्ति से मेरी कोई भी बात हुई हो, कोई भी जान करके ऑयल लॉबी से, किसी ने वैसे कॉल किया मुझे नहीं पता, किसी से भी बात हुई हो, मैं सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगूंगा। और वे अपने बेटे के सारे अकाउंट्स रख दें सार्वजनिक, और उसी के साथ E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दे, जितने भी टेस्ट रिपोर्ट है। वो आपको करना नहीं है, दूसरों पे आप आरोप लगा रहे। जिन लोगों को समस्या और दिक्कत हो रही है अपनी बाइक्स में, अपने कार में, वो रियल वर्ल्ड लोग हैं, और जिस
घमंड से, जिस एरोगेंस से गडकरी जी कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, एक को भी मैं चैलेंज करता हूं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। लेकिन मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल सुबह आपकी गाड़ी गिर जाएगी। ऐसी गाड़ी नहीं खराब होती, धीरे धीरे खराब होती है। पहली जो समस्या आ रही अब टू व्हीलर्स को आ रही है, गाड़ियों को आएगी। छोटा सा उदाहरण दे दूं, यहाँ मैं कॉफी पी रहा हूं, मैं तो ऑफकोर्स ब्लैक कॉफी पी रहा हूं, बट अगर मुझे डायबिटीज है, मुझे चीनी अलाउड नहीं, तो डॉक्टर कहता आप रोज 1 चम्मच चीनी पीते, चाय पी लो या कॉफी पी लो। अब उसको मैं 2 कर दिया या 3 कर दिया, मैं कल सुबह नहीं मरूंगा, उसको इफेक्ट होने के लिए समय लगेगा। यही आपकी गाड़ी के साथ होता है। या आप अगर कोई अल्कोहल ले रहे हो या सिगरेट या गुटखा ले रहे हो जो नहीं लेना चाहिए, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते हो, इमीडिएटली आपको हार्ट अटैक, आप नहीं गिरोगे, कैंसर नहीं होगा, बट इवेंचुअली होगा आपको। ये स्टेप वाइज होगा और आप उस स्टेप पे चल रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस बढ़ रहा है। कौन सा भारतीय कहेगा कि मेंटेनेंस नहीं बढ़ रहा है? मेंटेनेंस बढ़ रहा है, एवरेज कम हो रहा है। मेंटेनेंस बढ़ रहा है, एवरेज कम हो रहा है, पर्यावरण पे उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिख नहीं रहा है। स्टडी तो कम से कम नहीं की आपने, स्टडी तो नहीं की, स्टडी सार्वजनिक नहीं है, तो फायदा किसका हो रहा है? पर हमें बताया जा रहा हमारा फायदा हो रहा है, हम ऑयल लॉबी से पैसे ले रहे। अच्छा, अगर हमने ऑयल लॉबी से पैसे लिए तो किसी यूट्यूबर के खाने के कार्यक्रम में जाकर ये कहना कि मैं पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करा दूंगा, 15 रुपए में पेट्रोल लूंगा, ये कहां से? हमने बोला उनको बोलने। और फिर मैं कहता हूं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी कैसे पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करेगी, कैसे 15 रुपए में पेट्रोल लेंगे? ये तो उन्होंने सार्वजनिक है। वो कौन होते पेट्रोल 15 रुपए में लेने को? वो कौन होते? हरदीप पुरी जी बोले, हु द हेल इज ही? रेलवे का उद्घाटन होगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे, पेट्रोल की बात होगी तो नितिन गडकरी साहब बात करेंगे, तो हरदीप पुरी क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। प्राइम मिनिस्टर द बॉस ऑफ द कैबिनेट, और चलो उन्होंने रेलवे को दिखा दिया, चलो आई अग्री विद दैट। एक इस चीज को कि वो भाई ये भी मान सकते कि प्राइम मिनिस्टर बोले मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, क्योंकि उनकी कैबिनेट है, उनकी सरकार है, ही इज लीडिंग इट, ही इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग। ये कहां से कह रहे मैं पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करूंगा? आप भाई होते कौन है पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करने वाले या 15 रुपए में देने वाले? हु द हेल आर यू? सो ही इज गॉन ऑन अ टेंजेंट, और आप दूसरों को दोष दे रहे और ऐसे साफ कह रहे कि मैंने ये बात कही नहीं। अब वो भी वीडियो है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सेम इंडस्ट्री में, क्योंकि केवल 2014 या सरकार बनने की बात नहीं है या परिवहन मंत्री बनने की बात नहीं है, उससे पहले से लॉबी कर रहे थे या इसकी एडवोकेसी कर रहे थे नितिन गडकरी। और 2014 के बाद जब मोदी सरकार आती है तो टारगेट्स को बढ़ाती है, पहले कहती है E10, E15, उसके बाद E20, 2030 तक का टारगेट 5 साल पहले इसको ले जाया जाता है। और उसी इंडस्ट्री में बाकी जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ अगर 14% है तो इनके बच्चों की ग्रोथ है वो 70% है, 5 गुना ज्यादा। आप सोचिए, मैं फिर कहता हूं, मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 100% है। जिस व्यक्ति का के दोनों बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में, वो व्यक्ति कहता है मैं पेट्रोल का इंपोर्ट बंद कराऊंगा और मैं एथेनॉल के बिजनेस को बढ़ाऊंगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकेंड चीज, वो कहते हैं मैं किस रेट में पेट्रोल दूंगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मंत्री है मोदी जी के सरकार के अंदर, वो टॉप 5 मंत्रियों में आते हैं, वो आरएसएस से वो बहुत क्लोज है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हाउ इज दिस गोइंग ऑन? एक लोकतांत्रिक मुल्क में ये कैसे चल रहा है? अच्छा, आप तहसीन लगातार देख भी रहे हैं और आपके ट्विटर पर मैं देखता हूँ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपके बायो में लिखा हुआ, पिछले 10-12 सालों में मोदी की पूरी कैबिनेट और नितिन गडकरी, इनकी ब्रांडिंग अलग अलग तरीके से चली। करेक्ट। नितिन गडकरी के बारे में हमेशा कि ये एक अच्छा आदमी है, विकास पुरुष है, विकास करना चाहता है, हाईवेज वगैरह की ब्रांडिंग हमने खूब देखी, और अब ये चेहरा सामने आ रहा है। तो ये पहले से था ये चेहरा और केवल ब्रांडिंग में ढका गया था या क्या था? नहीं, मैंने खुद उनकी तारीफ की थी एक दूसरे पॉडकास्ट में, मुझे लगा कि वो अच्छा काम करने की कोशिश करे। लेकिन आज जो हालत है हाईवेज की, आज जो हालत है सड़कों की, वो देखते उनसे तो सवाल बनता है ना। आज जो हालत है जो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है की, अगर आदरणीय नितिन गडकरी जी सिर्फ उनका काम करे, सिर्फ उनका काम जो उनका संवैधानिक काम है, हाईवेज को ठीक करे, ट्रैफिक जैम्स हटाए, ब्लॉकेजेस हटाए, एनक्रोचमेंट हटाए, ट्रक्स लेफ्ट साइड पे चले हाईवे के, उतना करे जिससे जाने बचे। 3 लाख करोड़ सालाना भारत बचाएगा। और ये जो आप फॉरेन रिजर्व्स की शुरुआत में बात कर रहे थे, ये हमारा पैसा बचेगा। 3 लाख करोड़ कैसे बचाएगा, कोई कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने किया है। कंज्यूमिंग, हम कितना पेट्रोल रोज का कंज्यूम करते हैं और कितना बचेगा अगर सारा ट्रैफिक जैम, सारा ब्लॉकेज चला गया। मैं इसको 50% डिस्काउंट करता हूं क्योंकि सिटीज का भी हो सकता है सर्वे, तो मैं केवल हाईवेज की बात और हाईवेज के इंक्रोचमेंट की बात करता हूं। तब भी 50% पकड़ लो, और जाने तो बचेगी। रोज कितनी जाने ट्रकों की वजह से हाईवे पे जाती, ट्रक्स जो रॉन्ग साइड पे चलाते, ट्रक्स जो उनका रिफ्लेक्टर्स नहीं होता, कहीं पर भी रोक देते, ओवरलोडेड ट्रक्स होते, मेंटेन नहीं होते, सिर्फ वो काम करे, जान और पैसा बचेगा।
इससे जो हम पेट्रोल से बचाएंगे एथेनॉल से, उससे कहीं ज़्यादा बचेगा। आज 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मुझे 2 साल दीजिए, मैं सारे गड्ढे निकाल लूंगा हाईवे से। तो हमसे टैक्स 2 साल के बाद लीजिए। ठीक बात है। टैक्स और टोल तो आप पहले ले रहे। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, जब एक गाड़ी एक व्यक्ति खरीदता तो सरकार को टैक्स एडवांस में देता है 15 साल की, वो लोन लेता है, वो EMI लेता है। आप उससे पूछ क्यों नहीं रहे कि क्या आपकी एवरेज कम आपको चल रहेगा, क्या थोड़ी सी आपको समस्या आपको चलेगा? देश हित में हम सारी समस्या उठाए, देश हित में इनके बच्चे पैसे वाले हो, ये कौन सा फंड है भाई? देश हित इनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। मतलब फायदा तुम्हारा, नुकसान हमारा। और अगर हम मना करें तो हम देशद्रोही है, पाकिस्तानी एजेंट है, ऑयल लॉबी के एजेंट है। अच्छा, इस मामले में किसी ने कहा ये बात? पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानी कहना मुश्किल होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा नेशनलिस्ट हूं, बट पाकिस्तानी नहीं कहा है, बट कहा है कि फॉरेन इंटरेस्ट का है, पाकिस्तानी नहीं कहा। विदेशी एजेंट हैं आप। विदेशी लॉबी, वो एक वर्ड है इनका, वो बहुत फेमस वर्ड है, मेरे जुबान पे लेकिन आ नहीं रहा है कि वो आई फॉरगॉट दैट वर्ड, कि लॉबी है जो इनकी सरकार को कुछ खराब करना चाहता है। डीप स्टेट एजेंट। डीप स्टेट एजेंट। डीप स्टेट एजेंट। मैं तो जो डीप स्टेट एजेंट है वो चाहता है कि भारत की प्रगति ना हो। अच्छा, इनका जो PR एजेंट है इतना बेवकूफ है, मुझे डीप स्टेट एजेंट कहना, इन्होंने सारे ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट जो मेरे खिलाफ करने उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे, जिन अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो पैसे जो पूरा वो कैंपेन जो चलता है, तो आपको पता है व्हाट्सएप पे। तो 2-3 मेरे भी दोस्त थे, ये कैंपेन तो हमने भी किए, उन्होंने भेज दिया मुझे स्क्रीनशॉट, मैंने डाल दिया, भाई टैक्स के पैसे इसमें मत व्यस्त करो, क्योंकि जो हमें जेन्युइन रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेन्युइन लोगों के आ रहा है, इसमें हमने पैसे खर्च नहीं किए। ऑनेस्टली मैं फिर कह रहा हूं, टोटल खर्चा इस पूरे कैंपेन में मेरा 18 से 19 हजार हुआ होगा मात्र। वो भी जंतर मंतर में स्टेज लगाना था, पानी करना था, जो पुलिस की मैंडेटरी व्यवस्था है उतनी, बैनर का। 18 से 19 हजार में हमने ये कैंपेन किया है। एक व्यक्ति को कोई पैसे नहीं दिए ट्वीट करने को, ये करने को। जो हो रहा है ऑर्गेनिक हो रहा है, जो पब्लिक आ रही है ऑर्गेनिक आ रही है, हमारे पास वो पैसे भी नहीं है, ये जेन्युइन है। और मैं सारा एक्सपेंस डाल, उसमें से वो 18-19 हजार जो हमने खर्च किए ना, 13-14 हजार जंतर मंतर पे खर्च किए हो गए टोटल में से। वो वाला वो हाँ, क्योंकि स्टेज बनाया, कुर्सियां थी, पानी था, आप ही हिसाब लगा दे, ये खर्च हुआ है, बाकी लोग खुद से आ रहे हैं। अच्छा, डीप स्टेट एजेंट साहब, हाँ। आपका चैलेंज हमने एक देखा। हाँ, गडकरी साहब को आपने चैलेंज किया जी। वो चैलेंज क्या है, एक तो वो बताइएगा। दूसरा, आपके ट्विटर टाइमलाइन को जब मैं देख रहा था तो कॉमन लोगों की बहुत सारे ट्वीट्स दिख रहे हैं, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज का इश्यू लोग बता रहे हैं, और मैकेनिक के पास गाड़ियां, वो सब कुछ आपके ट्विटर पे दिखा है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने पर्सनली भी अप्रोच किया है? कोई ऐसी कहानी दिखती है आपको? बहुत लोग, और जो पर्सनली आते हैं वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे नहीं है। जैसे आपके जो कॉमन लोग हैं, जो आपके वहाँ काम करते होंगे, जो इस मीडियम पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं फिर कह रहा हूँ भाई, 2 व्हीलर्स को आ रही है, क्योंकि 2 व्हीलर्स को ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और उनके पास वो आउटलेट नहीं है बात करने की। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हमें लगा कि कम लोग आएंगे, पर जो एक्चुअल कॉमन लोग आए वो बाइक्स पे आए थे, बाइक्स छोड़कर आए थे, इनको दिक्कत आ रही है। तो कॉमन लोग मिले। जो मेरा चैलेंज है नितिन गडकरी जी को, बार बार घमंड से नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कह रहे एक केस ले आओ, एक, मैं हजारों केस ले जा सकता हूँ जेन्युइन लोगों के उनके सामने, लेकिन वो पुलिस व्यवस्था अलाउ भी नहीं करेगी और उनको भी दिक्कत होगी। तो मैंने उनको कहा 5 से 10 की आप अनुमति दे दे फ्राइडे को, मैं ऐसे लोगों को ले आऊँगा जो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपके सामने ले आओगा। आप प्लीज़ समझिए, आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स को रखिए और वो आपको बताएगी कि एथेनॉल 20 के कारण उनकी गाड़ियों में क्या दिक्कतें आई है। आप इसको समझिए, उसको सॉल्व कीजिए, बट कोई भी चीज़ नॉट बिहाइंड क्लोज डोर्स, कैमरा और सोशल मीडिया के सामने हम करें, लाइव स्ट्रीमिंग होती रहेगी। 100% मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। उन्होंने कहा ना चैलेंज एक भी लाइए, मैं 10 ले जा रहा हूँ। अब वो मुझे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं फ्राइडे के दिन उनके वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। भूख हड़ताल 100%। डिमांड क्या है आपकी एग्जैक्टली? अभी क्या डिमांड करना है? अब तो रोल आउट हो गया है, आपको डलवाना ही पड़ेगा। गाड़ियाँ खराब हो रही हैं तो अपग्रेड करवाना पड़ेगा, कुछ रबड़ के जो पार्ट्स लगेंगे वो सस्ते ही आते हैं। लोग बियर करें, राष्ट्र निर्माण में इतना कष्ट झेलें। हाँ, राष्ट्र निर्माण में हम झेले, इनके बच्चे करोड़पति हो, अरबपति हो, इनके बच्चे विदेश जाए, हम मैकेनिक के गैराज में जाए, ये विदेश जाए अपने हॉलीडेज के लिए, हम मैकेनिक के गैराज में जाए। क्या मजाक लगा कर रखा है। देखिए, हमारा डिमांड बहुत सीरियस है। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, ये भी एक नया ब्रांडिंग। आप एथेनॉल 20 के खिलाफ है भाई, आप एथेनॉल 100 लाओ, एथेनॉल 200 लाओ, मुझे कोई उससे मतलब। ले डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट।
360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। अगर आप कोई चीज़ रोल आउट कर रहे हो, जैसे इन्होंने एथेनॉल 85 गाड़ी फ्लेक्स वाली गाड़ी, कितनी गाड़ी बिकी? 3। अगर आप मेरे टाइमलाइन पे जाओगे 1 महीने पहले, जैसे एक गाड़ी इन्होंने रोल आउट की, मैंने तभी कहा गाड़ी नहीं बिकेगी, ऑब्वियसली नहीं बिकेगी, क्योंकि भाई वो गाड़ी 2 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है उसी लेवल की गाड़ी से, एवरेज कम है, तो पैसे रिकवर करने को आपको 10-12 साल लगेगी, कौन उतना साल रुकेगा? इट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली वायबल। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा फ्यूल पंप कितने एथेनॉल 85 के? 2 या 3 हो गए दिल्ली में, 4 हो गए, आपको दिल्ली के बाहर जाना कैसे ले जाओ? तो हाउ विल दैट कार सेल? वो बिकेगी नहीं ना गाड़ी। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप गाड़ी क्यों बना रहे हो? और क्यों? फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एथेनॉल 85 गाड़ी जिनको लेना है, ऑल द बेस्ट टू देम, ले, उनको दिक्कत तो नहीं। आई एम नॉट एनीबडीज फादर दैट आई केयर अबाउट व्हाट दे डूइंग। मैं कह रहा हूं मुझे एथेनॉल 10 दीजिए, एथेनॉल 0 कम रेट पे दीजिए, जो आज 160 से 170 रुपए के बीच सिलेक्ट पंप्स में मिल रहा है दिल्ली। लेकिन E0 मिल रहा है क्या? नहीं, वो ये मिल रहा है पावर 95, पावर 100 वो मिल रहा है, तो वो भी 0 नहीं मिल रहा है। हम तो 0 की मांग करें, क्योंकि उसमें उन्होंने ये डाला एडिक्टिव। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप हमें एथेनॉल 0 दीजिए एट अ लेसर रेट, एथेनॉल 10 दीजिए, एथेनॉल 20 दीजिए। मेरी गाड़ी, मेरा अधिकार, मुझे जो फ्यूल डालना है मुझे डालने दीजिए। चॉइस तो मेरा हो, कम से कम मेरी गाड़ी में मेरा चॉइस हो। और अगर मुझे फिर भी एथेनॉल 20 डालना है मैं डालूंगा, एथेनॉल 10 डालना है। और तीसरा, एथेनॉल 20 पे डिस्काउंट तो दीजिए। आप 20% एथेनॉल ठूस रहे हो तो डिस्काउंट तो दीजिए। जो सीएम की रिकमेंडेशन थी वो आप नहीं कर रहे हो। जहां लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, होना चाहिए ना। अगर मैं एवरेज कम कर रहा हूं तो रेट कम होना चाहिए। Exactly. और लास्ट, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। क्यों छुपा रहे हो? क्या आप में वो क्षमता नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की? हो सकता है तहसीन गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा ज्ञान मुझ में भरा हुआ है, मैं भी तो सीखा हूं लोगों से। बट आप कम से कम दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। हो क्या रहा है, कितना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो गया है। बिल्कुल एक रिलेशनशिप में वो पता है जब लड़ाई हो जाती है और जो गलत होता है ना वो कहता है यू वो उसी पे डाल देता है। ये गैसलाइटिंग, पूरी तरह से गैसलाइट कर रहे हैं हमें। आपने ARAI कह रहा है कि आप गाड़ी ठीक है ब्रो, बट ARAI की रिपोर्ट तो दो तो मैं भी पढ़ूं। सीएम कह रहा है हाँ ब्रो, बट कैन आई रीड? मैं मान लिया, आप मुझे पढ़ने दो। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे पढ़ने तो दो, मेरी मूर्खता तो पढ़ने दो। नीति आयोग की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि इसको 2030 में रोल आउट कीजिए, जो आपने शुरुआत की 2030। इसको इन्होंने प्रीपोन कर दिया बिना 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्योंकि इस रिपोर्ट में बाकी चीजें जो थोड़ी थोड़ी अब बाहर आ रही है, जो लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपके पार्ट्स को दिक्कत होगी, एवरेज होगा, एथेनॉल 10 मैंडेटरी उसको अवेलेबल कर रहा है ये, फिर ये लोग इसको छुपाने के लिए सारी चीजें करें। और इसमें सारी गाड़ियों की कंपनी भी इन्वॉल्व है जो इनके साथ। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे, जितने भी मैनुअल्स दिखते हैं तहसीन, मोस्टली हमारी गाड़ियां जो हैं वो E20 के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है जी। 2023 के बाद कुछ गाड़ियां और 2025 के बाद अधिकतर गाड़ियां जो बनी वो E20 के लिए कॉम्पेटिबल हैं। तो मैनुअल्स तो आपका ये कह रहा है, मैनुअल आपको ये कह रहा है कि इसके कारण अगर कोई डैमेज होता है, मतलब गलत फ्यूल के कारण, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनीज की नहीं है। फिर कंपनी के मालिक जितने भी हैं, मालिकान जो हैं, ट्विटर पे लिखते हैं सब ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो कहते हैं सब ठीक है, हम लोग बियर कर सकते हैं। इसके पीछे क्या खेल रहा होगा? मुझे पता नहीं वे नितिन गडकरी जी से इंस्पायर्ड है या ईडी से पस्पायर्ड है, मुझे नहीं पता। बट शर्म आनी चाहिए, जिस गाड़ियों की कंपनी का ब्रांड बनाने को इतने वर्ष लगे और जिनकी रोजी हमारी वजह से, जिनका रोजगार हमारी वजह से चलता, पैसे हमारी वजह से आते, हमें झूठ कह रहे हैं। मैं आपको इसमें स्मार्टनेस बताता हूँ। महिंद्रा ने एक ट्वीट किया, कहते एथेनॉल 20 वाली गाड़ी का बढ़िया टेस्टिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बी रेस्ट एश्योर्ड। सर वो हमें भी पता है, हम 2023 की गाड़ी के पहले के पूछ रहे। हम सवाल, इज दिस कॉल्ड गैस लाइटिंग? Sorry, can I just be aggressive? You can. You can think we are idiots. Think हमें अक्ल नहीं। अगर हम आपकी गाड़ी खरीद सकते 10 लाख वाली, हमारे में थोड़ी सी दिमाग नहीं? भगवान ने थोड़ा तो दिमाग दिया होगा ना हमें। Gaslight us. Don't treat us like piece of shit. We are smart, decent, honest people. Talk to us like equal people. हम सवाल 2023 का पूछ रहे, आप जवाब 2025 का दे रहे। सेकेंड आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, एक मोहतरमा थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना कार से और पेट्रोल से किसी को नहीं पता, बट फैंसी ना इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्योंकि PSU वो दिख रहा है कि इंजीनियरिंग फैंटास्टिक। मोहतरमा कहती है
और आप देख लेना, अब भी उसका ट्वीट है, हम जा रहे हैं वन नेशन वन फ्यूल की तरफ। वन नेशन वन फ्यूल, लाइक वर यू हाई ऑन समथिंग, मतलब आपने कोई नशा विशा किया, आप इस तरह की बात सब्सटेंस अब्यूज, या वो जो एथेनॉल के फ्यूम्स है आप उसको इनहेल करते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? ये होता क्या है वन नेशन वन फ्यूल? बाय डेफिनेशन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, मैं तो फ्लेक्स 85 लाऊंगा, फ्लेक्स 100 लाऊंगा, बाय डेफिनेशन वो कह रहे। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मोहतरमा ने आते करी वन नेशन वन फ्यूल। ये गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश का। और फिर इस सवाल का एक भी कंपनी जवाब नहीं दे रहा कि अगर एथेनॉल 20 वाली गाड़ी में, एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता है तो अपनी नई गाड़ी बनाई क्यों? वही गाड़ी चलवाते, एग्जैक्टली, उसी को आप आगे बढ़ाते, फिर आपको चेंज करने की जरूरत चेंज करने की जरूरत क्यों थी? अगर एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल चलता है, आपने गाड़ी चेंज क्यों किया? और आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में क्यों लिखा एथेनॉल 10 से अधिक आप इसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते? क्यों? तब आप झूठ बोल रहे हैं, आज आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपने नई गाड़ी क्यों मैन्युफैक्चर की? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। सिंपल, मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझाओ कि एरर ऑफ मार्जिन होता, ये होता, वो होता। भाई मुझे सिंपल समझाओ, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चलता है, आपने नई गाड़ी इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे? और अगर कराए बेटर, उसके लिए मतलब वो गाड़ी में खराबी है। ठीक बात है, इसीलिए तो आप एडवांसमेंट कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो फिर सिंपल, मुझे सिंपल समझाओ। डोंट ट्राई एंड बी स्मार्ट विद। वेब सीरीज देखते हैं आप? नहीं, मैं टीवी कुछ नहीं देखता। अच्छा, वेब सीरीज जैसे ओटीटी पे आती है, एक बड़ी फेमस वेब सीरीज थी पंचायत। हाँ, उसके बारे में सुना हूं मैं। उसका एक डायलॉग मुझे याद आ गया है। तो कुछ पूछता है और जो पंचायत सचिव है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कुछ बोलता है अंग्रेजी में जो गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो बनराकस का एक कैरेक्टर है, वो कहता है, देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल बोल के सवाल को टाला जा रहा है। वही है ना, तो लोगों के साथ यही हो रहा है शायद। वही हो रहा है। और बट दिक्कत ये, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि उनको लगता है कि हम भारत के लोग मूर्ख हैं। हम भारत के लोग टैक्स भरते हैं एडवांस में गाड़ी के लिए, हम भारत के लोग पैसे मेहनत करते हैं, लोन लेके इनकी गाड़ियां खरीदते हैं, और इस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये कोई एलीट लोग का नहीं हो रहा है। और मैं मानता हूँ आप और मैं एक एलीट सोसाइटी से, ये कॉमन लोगों का हो रहा है, जिनको बहुत समस्या हुई। एक गाड़ी एक परिवार के लिए बहुत खुशी का ओकेजन होना चाहिए। जब उनको दिक्कत आती, जब उनके बजट से वो एक्स्ट्रा पैसा जाता है, जब वो एवरेज कम होता है, जब वो गाड़ी 4 दिन गराज में रहती है, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी के घर में बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, किसी के बच्चों की परीक्षा होती है। आपने उनकी ज़िंदगी में बाधाएं लाई है, आपको ये राइट नहीं है करने का। और अगर आप ये लाना चाहते थे, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप वार्तालाप कीजिए ना लोगों से, आप बताइए इस ट्रांजिशन में ये आपको दिक्कतें होगी, तो कम से कम आप उनको टैक्स रिलीफ दीजिए, आप उनको लोन बेनिफिट दीजिए, कुछ तो दीजिए। बाय द वे, ARAI की रिपोर्ट और सीएम की रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि जो लोग ले रहे एथेनॉल 20 कंप्लायंट गाड़ी, उनको लोन सस्ते में दीजिए, कम इंटरेस्ट भी दीजिए। मतलब वो रिपोर्ट्स जो हैं वो कम से कम लोगों के फायदे का थोड़ा तो सोच रही हैं। हाँ, सीएम ने सोचा है, इसीलिए तो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, इसीलिए नहीं। अगर रिपोर्ट शुरू होती कि नितिन गडकरी इज द बेस्ट एंड हरदीप पुरी जी इज द बेस्ट, वो सार्वजनिक होती। बट क्योंकि उसमें बताया गया है रोड मैप, और बताया गया कि आपको गाड़ियों पे डिस्काउंट देना है, पेट्रोल के दाम एथेनॉल 20 के कम करने हैं, एथेनॉल 10 फ्यूल को डिसबैंड नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करना है, तब उसको इन्होंने ये किया है। ठीक बात है। दैट्स द रीजन व्हाई। अब वेस्टर्न नेशंस की आप बात करते हैं, यूएसए वगैरह की, वहाँ चॉइस ऑफ फ्यूल है, यहाँ पे आप चॉइस ऑफ फ्यूल दे नहीं रहे, मैंडेटरी। अच्छा तहसीन, एक बात आपने कहा एलीट लोग नहीं हैं, ये कॉमन लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे हिसाब से 15 साल पहले जब स्कूल में था, तो पाठ्य पुस्तक सिलेबस में एक बात लिखी होती थी कि अमेरिका में गाड़ी खरीदना आम बात है। करेक्ट। मतलब अमेरिका में अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो अमीर है। करेक्ट। तो लग्जरी का मामला था, और बहुत ज़्यादा हालात नहीं बदले हैं, थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन अब भी गाड़ी खरीदना इंडियंस के लिए बड़ी बात है। हम 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। हाँ, 4 व्हीलर की बात। इनफैक्ट अमेरिका में वर्तमान में ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी में सोते, तो उनके पास भी गाड़ी होती है। दैट इज द अमेरिकन कल्चर। राइट। अब बहुत से, मैं गाड़ी में 4 दिन से हो गया, मेरे पास घर नहीं, तो वहां पर गाड़ी बहुत आम चीज बहुत आम है। उसकी गाड़ी की आप डेंसिटी देखो कंपेयर टू द पॉपुलेशन वर्सेस आवर्स। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये ऑफकोर्स भारत में चेंज हुआ, बट मैं फिर कह रहा हूँ गाड़ी 20-25 लाख होगी, बड़ी संख्या 2 व्हीलर्स की है। जो लोग सारे 90% ऑफ देम उन्होंने लोन लिया है, EMI जा रही है, सैलरी से कट रहा है, और उसके बाद उनको दिक्कतें हो। आएंगे ये लोग सड़कों पे? सर अगर ये फ्राइडे को हमें नहीं मिले तो फ्राइडे को तो मैं बैठ जाऊँगा हड़ताल पे। इसके बाद
हरदीप पुरी जी के घर से नितिन गडकरी जी के घर, या नितिन गडकरी जी से घर के घर से हरदीप पुरी, मतलब दोनों का मिलन होगा कि भैया तुम में से किसका डोमेन किसका है, बताओ डोमेन पहले। है, हम कैंडल लाइट मार्च करेंगे नेक्स्ट वीक। कितने लोगों की It will- होपफुल हैं आप? दिल्ली का सबसे बड़ा कैंडल लाइट मार्च होगा और कॉमन लोग आगे। और मैं फिर कहता हूँ, सब कुछ सार्वजनिक, और ऑनेस्टली मेरे अकाउंट्स का आप फॉरेंसिक जांच कीजिए, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, वही जो 8-9-10 हज़ार जो उतना होगा, जो भी ये व्यवस्था होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, शुरू में हम लोग जब बात कर रहे थे अमेरिकी ट्रेड डील का, आपने हवाला दिया था कॉर्न जी। का जो आप बता रहे थे, क्या आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी है इस पूरे मामलात में? नहीं, पर जिस तरह से ट्रेड डील स्ट्रक्चर हुई है, मुझे लगता है निगोशिएशन में वी वर नॉट, हमने सब कुछ नहीं लिया। एक वो ज़माना भी हमने देखा है, मैं दो सरकारों को बोलूँगा, जब हमें न्यूक्लियर डील मिला विदाउट बीइंग सिग्नेटरीज टू द 1-2, हमने 1-2-3 एग्रीमेंट लिया विदाउट बीइंग सिग्नेटरीज टू द जब मनमोहन और प्रणब गए थे, और एनर्जी के हम आज भी हिस्सेदार नहीं, बट 1-2-3 अग्रीमेंट हमने किया था, पूरी दुनिया से एक्सेप्शन लाए थे। वो भी देखा है वाजपेयी जी का एरा, जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थे, हमने भी रिफ्यूज़ कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर आएगी अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको प्रोटेक्ट किया था, पूरी दुनिया का दबाव था। उसके बाद कांग्रेस ने भी किया, बट मैं 2 सरकारों का उदाहरण दे रहा हूँ। डिस्पाइट दैट हमने ये निगोसिएशन भारत ने किया है, वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी, और आज देखिए निगोसिएशन। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर रहे थे आप उसको इम्पोर्ट कर रहे, और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। मुझे इसका मतलब समझाइए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न भारत में अलाउड नहीं है, आप उसको अब ला रहे हो, आपके पशुओं का आहार बना रहे हो। और फिर मैं अगला एक स्टेप पे आ रहा हूँ, क्योंकि एथेनॉल से जुड़ा हुआ है, कि आपने फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचा है? अगर सारा चावल आप पीडीएस से यहाँ डाइवर्ट करोगे, क्या होगा? अगर आप चीनी को डाइवर्ट करोगे, चीनी के दाम बढ़ेंगे, क्या फूड में कितने दाम बढ़ेंगे? और मान लेते हैं हमारे सारे किसान भाई बहन इन 3 चीज़ों में आ गए, गन्ना, चावल और कॉर्न, जिसमें से गन्ना और चावल को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा इवन फार्मिंग में जाता है, और वहाँ आ जाते। तो वेजिटेबल्स का क्या होगा? उसके बाद वेजिटेबल इंपोर्ट ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल जो इंपोर्ट करोगे उसका बिल क्या है इसका? ये कौन सी चीज़ की आपने बात की? और फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है या नहीं? 140-150 करोड़ मुंह को यहाँ पर खिलाना है आपको, बफर स्टॉक रखना है फूड के अंदर, और फूड में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या उसके बारे में कौन सी बातचीत हुई? क्या फूड मिनिस्ट्री इसमें शामिल है? तो शुड देयर बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन दैट? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शामिल है या नहीं है? क्योंकि केवल वो जो प्रोसेस है, केवल उस प्रोसेस में पानी नहीं लग रहा है। शुगर केन आप उसको प्रमोट करेंगे, उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और चावल, इन दोनों में बहुत पानी चाहिए। फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हो? तो क्या हमने पूरा प्रोसेस लिया? और फिर इसे चीनी के दाम, और आप देखना चीनी के दाम बढ़ेंगे अगले 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि शुगर केन तो सारा इथेनॉल प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है। हाउएवर चीनी के किसान को कोई फायदा नहीं होता, गन्ने के किसान को कोई लाभ नहीं होता। क्या आप जानते हो, गन्ने के किसान को मिलता है महज ₹3.65 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के लिए, ₹3.65। ये अगले साल ₹3.72 करने वाला है। आप मुझे फैक्ट चेक करना, आप प्लीज मुझे इस चीज पे फैक्ट चेक कर लेना। ₹3.65, और आपको मिल रहा है एथेनॉल वाला पेट्रोल 102 में। तो बीच का पैसा बेटा बढ़ाओ योजना में कंट्रीब्यूशन है, ना किसान पैसे वाला हो रहा है, ना आपको सस्ता हो रहा है। तो बीच का कौन कमा रहा है? इंडस्ट्री की तुलना में 5 गुना ग्रोथ जिसका हो रहा है वो। और इंडस्ट्रीज को बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं इंडस्ट्री लगाने को। फिर मैं इंसेंटिव्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक्चुअली कैपिटलिस्ट हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट या रेड जोन इंडस्ट्री। मैं सिर्फ ये बता रहा, जब हमें कह रहे हैं कि इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, उनको बता रहा हूं भाई ये रेड जोन इंडस्ट्री है और आप इसमें इंसेंटिव ले रहे हो। मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हूं। दोनों में अंतर है कि वो केवल दिख रहा है कि रिलेशन, आप केवल रिलेशन के आधार पे एक व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो इंडस्ट्री के जितने स्टेक होल्डर्स होंगे, जिसमें मैं फार्मर्स को भी मानता हूँ, वो भी तो स्टेक होल्डर ही है ना भाई। 100% सर। और सर मैं फिर आपको पूछता हूँ, आपके दर्शक कितने लोगों को जानते हैं, साधारण लोगों को जिनकी चीनी की मिले है? आप कितने लोगों को जानते? जितने लोगों की चीनी की मिले वो पॉलिटिकली जुड़े हुए, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो। मैं तो बिहार का एग्जांपल दूंगा। मैं और हमारे कैमरा पर्सन संजीत हैं, हम लोग गए थे बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। रैयाम चीनी मिल बहुत फेमस है। करेक्ट। और आज़ादी से पहले बिहार में बहुत ज़बरदस्त था चीनी मिलों का मामला, फिर वो धीरे धीरे बंद होते चले गए। रैयाम चीनी मिल कई दशकों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव था, वो सहकारी था, सरकार चलाती थी। अब जब निजी हाथों में जाएगा तो शायद वो प्रॉस्पर हो सके इथेनॉल बनवाने के लिए। वही होगा। और यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना
कि मैं चाय इसी मिल की चाय इसी मिल की जी कहा था ना, हुआ चालू? बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बताओ जेन्युइनली, अगर गडकरी साहब या एग्रीकल्चर मिनिस्टर या हरदीपुरी साहब चाहे कि वो मिल खुल जाए, नहीं खुलेगी? बिल्कुल खुल सकती है। क्या वहाँ पे प्रोफेशनल सरकारी लोग नहीं आकर उसको चला सकते क्योंकि कोऑपरेटिव है? क्या वहाँ के लोग कोऑपरेट करते से नहीं चला सकते? पर क्योंकि वो कोऑपरेटिव है लोगों की, वो नहीं चलेगी। जिस दिन वो निजी हाथों में जाएगी, जैसे आपने कहा, वही मिल वहीं पर ही उसको बेनिफिट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत दौड़ेगा, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, सब कुछ तुम मिलेगा, इथेनॉल बनाते चले और जाओ। इथेनॉल बनाते चले जाएंगे और बेनिफिट वहाँ के लोगों को नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ टेक्निकल लॉजिकली ठीक लगती है, डिपेंडेंस वाला मामला है ना, जिसमें आपने कहा रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए, वो एक तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये भी है ना कि आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। तो एज अ पॉलिसी आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम पॉलिसी के खिलाफ ही नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। कौन कहता है कि नहीं बढ़ना चाहिए? पर उसमें फिर आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अब आपने अचानक से दिल्ली में कह दिया हम ईवी हो जाएगी 2028 से, क्या आपके पास उतने चार्जिंग स्टेशन है? डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वन। हम कह रहे हैं कि लोगों को चॉइस दो। अच्छा, आपका जो भी ऑल्टरनेटिव मेजर्स है उसके लिए एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए ना, कि कल अगर कोई दिक्कत आए तो लोगों को समस्या रहे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ईवी की तरफ चले गए तो आपकी बैटरीज कहाँ से आ रही? 99% चाइना से। अभी भारत शुरू किया बट इट्स नॉट रीच दैट लेवल, और 2 साल में पहुंचने वाला नहीं जो टेक्निकल है। तो यू मस्ट हैव अ प्लान कि लोगों को समस्या दिक्कत ना हो। तो लोगों को आप चॉइस दीजिए, लोगों के पास अलग अलग चॉइस हो, डाइवर्स रखिए आप। डाइवर्स रखिए। और पेट्रोल आज भी आप बंद नहीं कर सकते, डीजल बंद। अच्छा, जो क्रूड आता है भारत में जिसमें आपको फॉरेन रिजर्व्स और डाइवर्सिटी चाहिए, पेट्रोल उसका केवल मात्र 20% है। उसका 20% में आप एथेनॉल डाल रहे हो, तो बच क्या रहा है भाई? जो आपका क्रूड इंपोर्ट बिल है उसमें तो 20% ही है पेट्रोल, और 20% के 20% में आप कर रहे हो। इसके लिए आपने इतना सब कुछ किया है और इतनी दिक्कतें समस्या आपने खड़ी की है। तो मैं फिर कह रहा हूं, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। आप ईवीज भी लाइए, आप प्योर पेट्रोल भी रखिए, आप डीजल भी रखिए, आप हाइब्रिड भी रखिए, आप सीएनजी भी रखिए, आपकी और कोई टेक्नोलॉजी हो एज लॉन्ग एज इट्स प्रूवन उसको भी रखिए। बट आप लोगों के पास अलग अलग चॉइस दीजिए। आप क्यों कह रहे हो कि वी आर अगेंस्ट एथेनॉल? हम तो कह रहे हैं आप एथेनॉल 10 भी दीजिए, वी आर नॉट अगेंस्ट एथेनॉल। सारे ऑप्शन आप खुले रखिए, 25 भी दीजिए जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बने। राइट। लोगों के पास हो तो सही कि भाई डलवा लेंगे तो हमारी गाड़ी खराब नहीं होगी, क्योंकि 2023 की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जिन लोगों ने गाड़ी ली है, अपराधी तो है नहीं, कोई अपराध तो उन्होंने कर नहीं दिया, बिल्कुल नहीं तो वो किया। भुगते क्यों? बिल्कुल, और उन्होंने टैक्स एडवांस में दिया। हाँ, तो भुगतना तो किसी को चाहिए नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, मोदी सरकार के कार्यकाल में ना मुझे लगता है कुछ नीतियों को आप सराहेंगे भी, लेकिन नोटबंदी हमने देखा, लोग लाइन में लगे रहे। कोरोना आया, वैक्सीनेशन हमने देखा, वैक्सीन की लाइन में भी लोगों को लगना ही पड़ा। वो तो चलिए हेल्थ इमरजेंसी भी थी। अब आपको लगता है कार बंदी, कार की लाइंस, ये सब भी लगने वाली हैं? ये गाड़ी बंदी है, ये बिल्कुल गाड़ी बंदी है। और क्या होगा इससे? बड़ी बड़ी कंपनी नई गाड़ियाँ बनाएगी और फिर आपको लेना होगा। तो वही है, जबरन आपकी गाड़ी बंदी है। क्यों आप करा रहे हो? किसी ने आपसे मांगी नहीं की तो आप करवा रहे हो। और कौन सी पोल्यूशन की समस्या, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से ये कह रहे एथेनॉल 20 आ गया, तो कौन से पोल्यूशन की समस्या कम होगी? बताइए मुझे, कहाँ कम होगी? तो बड़ी है। अगर हुआ तो डेटा तो दिखा था, डेटा तो दिखा नहीं रहे। लेकिन वाटर क्राइसिस का डेटा तो हमारे पास है। पर वाटर क्राइसिस बढ़ गया है, वो डेटा है। 1 साल की हम बात करते हैं, एक साल से इन्होंने एथेनॉल 20 हम पे थोपा है। पोल्यूशन कम नहीं हुआ, बढ़ा है, और वाटर क्राइसिस बढ़ा है। तो फिर कम क्या हुआ है? और एक चीज बढ़े, इनकी इनकम, बेटा ग्रोथ, बच्चों की, जो इंडस्ट्री का। ठीक। अच्छा, और जिन देशों में पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उनका AQI हमारी तुलना में तो बहुत ही शानदार है, मतलब हम तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पर पेट्रोल रिफाइन होता है वहाँ पर भी ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 360 डिग्री अप्रोच चाहिए। अगर आपको केवल व्हीकुलर ट्रैफिक नहीं, मैं मानता हूँ व्हीकुलर ट्रैफिक एक बड़ी फैक्टर है, पर बहुत अन्य फैक्टर है भारत के अंदर, इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, इंक्लूडिंग अदर चीज जो हम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अनप्लान ग्रोथ जो कर रहे हैं। तो जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर नहीं आएगा तो कैसे होगा ये? तो उसके लिए फिर इसके अंदर क्या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो मैं फिर कहता हूँ ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए। किसी यूट्यूबर के शो पे जाकर मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, इससे पॉलिसी नहीं बनती। दिस इज नॉन सीरियस, और नॉन सीरियस वे से सिर्फ
रील्स पे 2 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया जो भी नितिन गडकरी जी कमा रहे हो, कह रहे मैं कमा सकता हूँ एक रील के पीछे, उसके लिए आप इस तरह से पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो और ये गलत है। आपकी कैपेसिटी नहीं, आप उस क्षमता के व्यक्ति भी नहीं है कि आप ये अनाउंस कर सकें। अनाउंस करने के बाद भी मिल भी नहीं रहा है। चलिए, जब ये वॉर चल रहा था तो मुझे हरदीप पुरी साहब का एक स्टेटमेंट याद आया कि हमारी ऑयल कंपनीज बहुत घाटे में हैं, तो इसीलिए रेट जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस ऑयल कंपनी की लॉबिंग की बात आपके बारे में की जा रही होगी, वो ऑयल कंपनीज हरदीप पुरी की थी किसी वक्त। उन्होंने खुद कहा कि हमारी ऑयल कंपनीज। अब आप इथेनॉल मिलाने लगे, आप 55 रुपए लीटर और 15 रुपए लीटर तक का दावा कर चुके हैं। करेक्ट। लोगों को तो सस्ता मिल नहीं रहा है, कभी मिलेगा सस्ता? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ना ऑयल लॉबी हमारे पीछे, तो हरदीप पुरी जी को फोन करते बता दे क्या ऑयल लॉबी को मत डालो इनके पीछे, उन्हीं की लॉबी है। बट ऑन अ लाइटर नोट, देखिए दो चीज, ये जो घाटा हुआ है ऑयल कंपनीज को, क्या आपके लोग जानते, फिर मुझे इसमें फैक्ट चेक करना, जब ऑयल -$10 प्रति बैरल बिक रहा था, -$10 प्रति बैरल कोविड के समय, भारत सरकार ने तेल के दाम बढ़ाए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि भविष्य में अगर भारत पे कोई संकट आएगी हम एक रिजर्वॉयर बना रहे हैं। कहाँ गया वो? फिर जब संकट आया आपने फिर से बढ़ाया, क्योंकि आपको उस वक्त भी लॉस नहीं लेना, तो तब भी आपने मुनाफा कमाया। जब -$10 था आपने बहुत मुनाफा कमाया, संकट आई तब आपने लॉस नहीं लिया, आपने तब हमसे कमा लिया। आज जब तेल के दाम कम हुए आप कम नहीं कर रहे, अब भी आप लॉस रिकवर कर रहे, जबकि केवल केंद्र सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से पिछले 10 से 12 साल में, फिर मुझे फैक्ट चेक करना, 40 लाख रुपए कमाए। वो पैसे कहाँ गए? 40 लाख करोड़ मिनिमम। उसका आंकड़ा हो सकता है 41, 39, बट राउंड अबाउट 40 लाख करोड़ पिछले 12 साल में कमाए। मैं ये इसको अलग कह रहा हूं, जो इनका मुनाफा हुआ है पीएसयूज का, मैं दो चीज को, वो मुनाफा अलग है। पिछले साल करीबन पीएसयूज ने, ऑयल पीएसयूज ने 20 से 24 हजार करोड़ मुनाफा कमाया था। इस साल के पहले 6 महीने में उन्होंने ऑलरेडी 6 से 8 हजार करोड़ कमाया था। फिर वॉर हुआ, जाहिर सी बात है लॉस। तो अपने मुनाफा में से लॉस कीजिए ना। जब मुनाफा कमा रहे तब तो हमारा दाम कम नहीं करते, बट लॉस करते वक्त हमारे पे रेट ये बढ़ाते, और फिर बढ़ाने के बाद ये फिर कम करने की बात करते नहीं। ठीक बात है। और मैं फिर कहता हूं, जो तेल आपको आ रहा है उसमें तो आप 20% एथेनॉल ठूस रहे हो, तो 20% दाम कम कीजिए ना। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल सा है ना तहसीन, कि भाई जो मुनाफा होगा वो हमारा है और हमारे में लोग नहीं है शामिल, जो घाटा होगा वो लोग वहन करें। 100%। जब कोविड के वक्त आपने -$10 प्रति बैरल में अपने तेल के दाम बढ़ाए थे, भारत मात्र एक देश था। आज ये लोग जिन देशों का उदाहरण देते हैं आपको, और जब सरकार के नुमाइंदे टीवी पर आकर कहते, खास करते जब वॉर चल रहा था कि संकट है, आप देखिए जर्मनी में कितना बड़ा या इन देशों में कितना बड़ा, उन सारे देशों ने अपने तेल के दाम गिराए थे। उनका मार्केट मैकेनिज्म है, वो मार्केट मैकेनिज्म पे चलते हैं, तो कंज्यूमर को लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है, बेस्ड ऑन व्हाट द मार्केट। उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। यहां पर सरकार हस्तक्षेप करती केवल फायदा कमाने को, और नुकसान में सरकार हमारा साथ नहीं देती। यहां पर दिक्कत है, ये हाफ अ मार्केट मैकेनिज्म। लोग अलग हो गए, सरकार अलग हो गई। एक मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक बात डिक्लेयर भी किया और आप हैं भी, और आपके ट्विटर पे लिखा भी है वेंचर कैपिटलिस्ट, तो आप कैपिटलिस्ट तो हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट चलता था। वेलफेयर स्टेट और कैपिटलिज्म साथ साथ भी तो चल सकती हैं। 100 कैसे चलेंगे? वेलफेयरिज्म केवल, कैपिटलिज्म तभी सक्सेसफुल होगा जब वेलफेयरिज्म होगा। मैं 1 मिनट में समझा दूं, मेरा एम क्या है जब मैं सरकार में होगा। हर एक भारतीय को मुफ्त शिक्षा वर्ल्ड क्लास, मुफ्त हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास, और मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड क्लास मिलना चाहिए। इसके बाद कैपिटलिस्ट एंगल, अगर मुझे निजी अस्पताल में जाना है, निजी स्कूल में जाना है, या निजी गाड़ी में जाना है, वो मैं अपना पैसे भरते जा सकता हूँ, लेकिन हर भारतीय को वही अधिकार और समानता मिलना चाहिए जो एक पैसे वाले को मिलना चाहिए। जो इस देश के सबसे पैसे वाले व्यक्ति का इलाज होता है, वही इलाज इस देश के सबसे गरीब आदमी का होना चाहिए, मुफ्त में सरकारी अस्पताल में। इलाज के क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा मेरे बच्चे को मिलती है, जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा है, वही शिक्षा एक गरीब व्यक्ति के बच्चे को मिलना चाहिए, सरकारी स्कूल के अंदर बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए। यह उसका अधिकार है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है सबके लिए मुफ्त होना चाहिए। ये एक ट्रू वेलफेयर स्टेट है। ये बिल्कुल सबके लिए समानता होनी चाहिए। इसके बाद मेरिट पे आदमी आगे जाए। और हाँ, अगर मुझे निजी अस्पताल में जाना है, वो मेरा अधिकार होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बट सामने लोगों को ये
चॉइस ये ऑप्शन मिलनी चाहिए और वर्ल्ड क्लास मिलना चाहिए। ये नहीं जिस तरह की सरकारी अस्पताल है। अगर आप मुझे इजाजत दें, इस चीज पे आप गौर फरमाएगा, इस देश को चलाने वाले नेता और इस देश को चलाने वाले बाबू, इनके बच्चे निजी स्कूल में जाते, क्यों सरकारी स्कूल में नहीं जाते जब ये व्यवस्था चलाते? इनके परिजनों निजी अस्पताल में इलाज कराते, क्यों सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते जब ये बीमार होते? क्यों ये निजी गाड़ियों में घूमते, क्यों सार्वजनिक वाहनों में ये नहीं घूमते? इस देश को चलाने वाले तो ये है। इनके बच्चे विदेश जाते पढ़ने को। मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं हूं, प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस देश के शिक्षा मंत्री, उनकी बेटी विदेश गए पढ़ने को। क्यों? इस देश के जितने टॉप ब्यूरोक्रेट से 80% से इनके बच्चे विदेश जाते पढ़ने को। क्यों? क्यों सरकारी स्कूल में ये नहीं पढ़ते? क्यों जो शिक्षा इनको मिलती है ये एक कॉमन व्यक्ति को नहीं मिलती है? मैं वेलफेयरिज्म के केस, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होना चाहिए, वेलफेयरिज्म के लिए पैसे कहां से आएंगे? जब मैं प्रिविलेज्ड हूं, पूंजी कोई तो बनाएगा ना, मैं पूंजी बनाऊंगा, टैक्स भरूंगा। मैं अगर अपनी निजी गाड़ी में जाऊंगा, उस गाड़ी का टैक्स भरूंगा, पार्किंग भरूंगा, जीएसटी भरूंगा, अन्य भरूंगा। उस पैसे से वेलफेयर होना चाहिए, उस पैसे से वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, तो हर व्यक्ति उस ट्रांसपोर्ट में जा सकता है, उसका उसमें प्रयोग होना चाहिए। आई एम फॉर इट, क्योंकि पैसे तो झाड़ पे उगते नहीं, प्रिंट तो कर नहीं सकते, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ऑफकोर्स बिजनेस होना चाहिए। बट वेलफेयरिज्म के बिना बिजनेस का क्या मतलब है? और एक बहुत गलत फहमी इस देश में है, जो बिजनेसमैन को समझना चाहिए। जितना हम लोगों को ऊपर लाएंगे गरीबी रेखा से, जितना हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, समानता आएगी, उतना मेरा ही प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा ना। राइट। उनमें ही क्षमता होगी ना खरीदने को, वही अपग्रेड करेंगे ना। जो व्यक्ति आज एक 2 व्हीलर खरीदता, वही कल जाते टोयोटा की गाड़ी खरीदेगा ना, जब उसको शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर के लिए खर्च नहीं करना होगा, उसकी ईएमआई उसमें नहीं जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर भारतीय, एक मिडिल क्लास भारतीय, एक हॉस्पिटलाइजेशन अवे बैंक्रप्सी से, एक हॉस्पिटलाइजेशन अवे। सर मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ, हिप टूटा, हमने ऑपरेशन करवाया, ऑफकोर्स मैं प्रिविलेज हूँ। साहब 25 लाख का बिल आया मेरी मॉम का एक हिप के ऑपरेशन के लिए। ऑफकोर्स मैं एक निजी अस्पताल में था, और सरकारी कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं साहब? ये तो एक साधारण फैमिली तो बैंकरप्ट हो जाएगी। मैं एक जानकार को जानता हूँ, एक नॉट इवन मुंबई दिल्ली में, एक छोटे शहर में उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया, 3 दिन थे क्योंकि हार्ट अटैक आया, 12 लाख का बिल आया साहब। उनके पिताजी सीनियर सिटीजन थे, नहीं था उनके पास इंश्योरेंस। कहाँ जाएगा मिडिल क्लास साहब? 12 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है एक मिडिल क्लास के लिए। वो गया था हॉस्पिटल में उसके पिताजी को लेते, कहा कि 3 महीने, उस जो सरकारी स्कीम है, क्योंकि 15 दिन की वेटिंग है। अब उसका ब्लॉकेज पिताजी का आज है, 15 दिन की वेटिंग, 20 दिन के, कौन ये रिस्क लेगा साहब? 12 लाख उसने खर्च किए। डिग्निटी ऑफ लाइफ है ही नहीं ना सर। कहाँ है डिग्निटी ऑफ लाइफ? क्या ये जरूरी है इस देश में हो डिग्निटी ऑफ लाइफ? क्या हम आजाद क्यों हुए सर कि हर एक व्यक्ति बराबर हो? वरना तो अंग्रेज हमें कुत्ते की तरह ट्रीट कर ही रहे थे ना, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। सही बात है। उनके दरवाजे पे था ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। हम आजाद क्यों हुए कि आप और मैं और आपका कैमरामैन सब बराबर हो, इसलिए हम आजाद हुए। अपनी डिग्निटी के लिए हम आजाद हुए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आजाद नहीं हुए हम आजाद हुए डिग्निटी के लिए। हम उस चीज को कैसे भूल सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, एहसान नहीं कर रहे हो तो। अंग्रेजों ने भी बनाया था। इट इज नॉट द ड्यूटी, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट अ फेवर ऑन अस। राइट। वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी मजा आता है हमारी जिंदगी को। बट मेन चीज आजाद हुए हम डिग्निटी के लिए, कि हर भारतीय समानता से रहेगा। कहां है आज डिग्निटी इस देश के अंदर? अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति को 10-12 लाख खर्च होगा, उसको इस बात का डर है कि मेरा परिजन कोई अस्पताल में जाएगा, मुझे कोई मदद नहीं करेगा, तो क्या मतलब है? आपकी सारी स्कीमें हो सकती है, पर क्या वो जमीन पे लागू हो रही है? क्या अस्पताल, सरकारी अस्पताल में वो कैपेबिलिटीज है वो ट्रीटमेंट कराने की? और इसी का जवाब आता है कि हर एक नेता और हर एक ब्यूरोक्रेट विदेश जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, वो विदेश जा रहा है पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने संस्थानों को मजबूत किया नहीं। एक क्वेश्चन और ये लास्ट कमेंट में ही लेना चाहूँगा। बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है तहसीन कि लोग जो हैं हमारे देश के, उनको चूहा समझा जा रहा है। मैं कोई और चूक से मैं कोई और शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन ये फैमिली शो है, मैं इसको नहीं करूँगा। बट हम लैब रैट्स हैं ना सर। अटॉर्नी जनरल साहब कह देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद पीआईबी कहता है कि उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। ये भूल के लाइव स्ट्रीमिंग होता है। फिर मैंने क्लियर जब क्लिप्स हैं वहां पर, हम क्या आपने हमसे पूछा एक्सपेरिमेंट करने के पहले
क्या आपने हमसे इजाज़त ली कि आपका एवरेज कम होगा? क्या हम इसके हिस्सेदार थे? क्या वॉज दिस अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप? आप हमें गैसलाइट करते हो, घोस्ट करते हो, टॉक्सिक बनते हो, एंड इट्स नॉट कंसेंशुअल. व्हाट इज गोइंग ऑन? एटलीस्ट हमें इतनी तो इज्जत आप बख्शे कि हम इस देश के नागरिक हैं. आप हमको बताएं कि पॉलिसी का ये, आप हमें इस लायक नहीं समझते कि आप हमसे बात करें. और सर इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो बात करते टाइम. अब मतलब आप सोचिए, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर, थैंक यू, उन्होंने अब पिछले 2-3 दिन से बोल रहे तो हमें समझ में आया कि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो कहते फॉर्मूला वाला एथेनॉल आप डाल दो आपकी गाड़ी के अंदर. मतलब कौन सा एरोगेंस है साहब आपके अंदर? मतलब किस घमंड से आप बात कर रहे हो? आप वाकई हमें चूहे समझते हो? तो व्हाट इज गोइंग ऑन? टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस. पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जाता है, और जब आप छोड़ देते हैं पॉलिटिक्स केवल उनके लिए, तो वही होता है जो आपके साथ हो रहा है. 2023 में अगर आपने या उससे पहले गाढ़ी मेहनत की कमाई लगाकर गाड़ी खरीदी होगी, तो अब उसमें और खर्चा बढ़ने वाला है, मेंटेनेंस का भी, फ्यूल का भी, क्योंकि माइलेज आपका कम होगा, गाड़ी में दिक्कत आपके आ सकती है. ये तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सर, ये मेरी कोई राय है नहीं. और देश जो है ना तहसीन, मुझे लगता है जो लास्ट बात हम लोगों ने की है, देश को जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि तहसीन भी देश है, नीरज भी देश है, संजीत, हरीश, हूर, अब्बास, ये सब लोग देश हैं, तब तक लोग वेलफेयर के बारे में सोचेंगे नहीं. यहाँ कहा जाता है कि देश इमारत है, देश पहाड़ है, देश नदियाँ हैं. देश तो हम और आप हैं, और देश का सम्मान हो नहीं रहा. संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग, ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत का चीफ जस्टिस. हम भारत के लोग को सबसे ऊंचा स्थान दे रहे. देश हमसे बनता है. Right. अगर नीरज खुश नहीं हो, अब्बास खुश नहीं हो, हरीश खुश नहीं हो, तो देश कैसा खुश रहेगा? Exactly. देश सबके लिए बराबर होना चाहिए. देश इमारत, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो देश का हिस्सा हो सकता है. Right. उसका हमारे बेनिफिट के लिए होना चाहिए. वो हम भारत के लोगों के लिए, वो हमारी सुविधा के लिए होना चाहिए. वो देश नहीं, देश हम है, और हमारी सुविधा के लिए वो बन रहा है. ठीक बात है. किसी के फायदे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, फायदा सबका हो, चाहे वो नितिन गडकरी साहब के बेटे हों, अच्छी शिक्षा सबको मिले, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी हो. लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना फायदा नितिन गडकरी साहब के बेटे के बारे में सोचा जाता है, उतना हमारे बारे में भी सोचा जाए. जितनी अच्छी शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान की बेटी या बेटे को मिल सकती है, उतना ही आम लोगों को मिल सके, आम लोगों को जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट ना करना पड़े, लाठियां ना खानी पड़े. तो लोग जो हैं वो चूहे नहीं हैं, या तहसीन जो शब्द कहना चाहते थे वो नहीं है, चूसे. लोग ये देश हैं. 1/140 करोड़ देश मैं हूं, और ऐसे ऐसे 1/140 करोड़ मिलके एक बनाता है देश. हमसे हमारा सम्मान करिए, हमारी मर्जियों का ध्यान रखिए. किसानों के फायदे के लिए आप कानून ले आते हैं, किसानों से कंसल्टेशन नहीं होती है. लोगों के लिए आप कानून ले आते हैं, लोगों से कंसल्टेशन नहीं होती है. तो डू कंसल्ट सर, ये ज़रूरी है. बाकी तहसीन साहब का एक चैलेंज है, देखते हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर तहसीन साहब भूख हड़ताल पर बैठते हैं. चर्चा आपको कैसी लगी? कोई सवाल हो तो आप ज़रूर भेज दें, मैं व्हाट्सएप पे तहसीन से पूछूंगा उस सवाल के बारे में, और जो आंसर होगा वो आप तक लाऊंगा. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तहसीन वेरी थैंक यू. थैंक यू सो मच.